हरीश के धरने पर सीएम धामी का बयान, राज्य सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध, आपदा में प्रभावित किसानों को भुगतान किया। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हरीश रावत, किसानों के लिए उठाई आवाज, धरना स्थल जाते कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। शिक्षकों को यात्रा अवकाश का कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। छब्बीस सितंबर को देश के पहले गांव माड़ा में माता मूर्ति उत्सव, माता मूर्ति के सानिध्य में रहेंगे भगवान बद्री विशाल, बद्रीनाथ मंदिर दिन भर रहेगा बंद। माड़ा में 26 सितंबर को उत्सव। 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कई फिल्मी हस्तियां भी करेंगी प्रतिभाग, सरकार की नीतियों के लिए किया धन्यवाद, गोल्डी मसाले के एमडी ने भी किया सहयोग। और अंकिता हत्याकांड मामले में पटवारी और रिजॉर्ट में ठहरे पर्यटकों के बयान दर्ज, पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज के लिए किया था फोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। उत्तराखंड में यूसीसी पर मचे सियासी बवाल के बीच धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ गया है। गृह विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया था, जिसे पूर्व में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी पर मचे सियासी बवाल के बीच धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ा गया है। गृह विभाग की ओर से इस आदेश को जारी किया गया। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया, जिसे पूर्व में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते अब कार्यकाल फिर से 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ेगी। यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए। वहीं विशेषज्ञ समिति के 13 माह के कार्यकाल में अभी तक 52 बैठकें हो चुकी हैं और समिति को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति ने अपने कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समुदाय और जनजातियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर स्थानीय व्यक्तियों से भी सुझाव लिए हैं। वहीं समिति ने प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों से भी इस संबंध में सुझाव ले लिए हैं। वहीं बार-बार समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार पहले सच बोल रही थी, आप सच बोल रही हैं। पहले सरकार के मुखिया ने कहा कि हमने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, हम इसको लागू करने वाले हैं। उस समय मैं कह रहा था कि भाई थारू, बुक्सा, जनजाति, हमारे आदिवासी, इनको जो विशेषाधिकार हमारे इस दिए गए हैं संविधान में, उनका क्या होगा, उनकी रक्षा होगी या नहीं होगी, ये बात आनी चाहिए। कमेटी में भी इनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए, जो नहीं है। तो ये सब बातें उठाई। उस समय सरकार एक सिरे से डिनाई कर रही थी, हमने कर दिया करे। अब ये 4 महीने का कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार पहले सच बोल रही थी या आज सच बोल रही है या आने वाले समय में सच बोलेगी। मुझे लगता है कि केवल लोकसभा चुनाव के लिए एक शगुफा मात्र है। इस तरह के शगुफे, इस तरह के कारनामे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही हैं।
और 2017 में ही 17-18 में ही पहले भी इन्होंने विधि आयोग का गठन किया था केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि इसकी यूसीसी की आवश्यकता ही नहीं है, ये वैधानिकता ही नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इसके गठन पर ही सवाल खड़े किए और 75-70 पन्नों का एक दस्तावेज रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। सरकार ने उसको नकार दिया और नए सिरे से 2023 में फिर इन्होंने एक विधि आयोग का गठन किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में यूसीसी पर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार का कहना है कि अब तक लिखित में ड्राफ्ट सरकार को नहीं मिला है, जिसके चलते समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों लिखित ड्राफ्ट देने में समिति को इतना समय लग रहा है? क्या सरकार जानबूझकर चुनाव तक इस मुद्दे को ले जाना चाहती है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा देहरादून में पत्रकारों से वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्यमंत्री आवास के घेराव कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान के साथ ही आपदा में प्रभावित किसानों को भुगतान किया है। इसके बावजूद भी अगर किसानों की कोई समस्या है तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जिस पर सीएम धामी ने ये बयान दिया। ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए, लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं, उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। शहर में सीवर की सफाई हमेशा से एक ही बड़ी चुनौती रही है। इसी समस्या से निजात दिलाने को लेकर एक नई तकनीक की सीवर सफाई मशीन देहरादून स्थित जल संस्थान द्वारा मंगाई गई है। इसमें खास बात यह है कि ये मशीन रोबोट तकनीक पर बनाई हुई है। इसमें रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। सहायक अभियंता राघवेंद्र डोभाल ने कहा कि जल संस्थान और स्मार्ट सिटी के माध्यम से सीवर क्लीनिंग रोबोटिक मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी गतिमान है। अभी हमारी जो बड़ी मशीन है वो छोटी छोटी गलियों में नहीं जा सकती। रोबोटिक मशीन आने के बाद छोटी गलियों में भी सीवर क्लीनिंग का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। प्रोक्योरमेंट के बाद जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। जल संस्थान में और स्मार्ट सिटी के माध्यम से रोबोटिक क्लीनिंग मशीन, सीवर क्लीनिंग मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी गतिमान है, जिसके आने के पश्चात जो है अभी भी थोड़ा बहुत मैनुअली हमारे यहाँ वैसे तो होता नहीं है, बट जो मशीन हमें बड़ी बड़ी मशीन होती हैं छोटी छोटी गलियों में जा नहीं पाती हैं, वो रोबोटिक की मशीन से हम सीवर मैनहोल चैम्बर जो हैं उनको क्लीन कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ये जल्दी ही प्रोक्योरमेंट इसके अभी चालू है और प्रोक्योरमेंट के बाद आपका ये जल्दी ही हमारा मतलब देहरादून में और हमारे उत्तराखंड में ये चालू हो जाएगा। खबर रामनगर से है। आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के तत्वावधान में चल रही रामलीला के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगमंच पर भगवान राम द्वारा धनुष भंग, सीता स्वयंवर, रावत बाणासुर संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला का सुंदर मंचन किया गया। अभिनय की मौजूद दर्शकों द्वारा जमकर प्रशंसा की गई। आपको बता दें कि इस साल रामलीला के 50 वर्ष पूरे होने पर समिति द्वारा रामलीला को गोल्डन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। समिति का प्रयास है कि रंगमंच दर्शकों को कुछ नया दिखाए। लगभग 20 वर्ष से रावण की भूमिका में हूँ और मैंने अन्य रंगमंचों पर को मिलाकर 32 बार, ये मेरा 32वां रावण का एपिसोड है जो मैं करने जा रहा हूँ। और ये हमारा 2023 में आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज की रामलीला का स्वर्ण जयंती समारोह 50वां वर्ष गोल्डन जुबली होने जा रहा है। ये लीला हमारे माननीय राजीव
अग्रवाल जी के निर्देशन में आरपी किशोर जी के साथ इस वर्ष का गोल्डन जुबली समारोह संपन्न होने जा रहा है। और यहाँ रुके एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां सूर्यधार झील के पास सन गांव मार्ग पर जाखन नदी का वो हिस्सा मिट्टी और बोल्डर से भरकर पानी को डाइवर्ट कर दिया गया, जहां पर नहाते समय डूबकर लोगों की जान जा रही है। रानी पोखरी थानाध्यक्ष उत्तम रमोला ने थाना वन क्षेत्र के अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मदद से चिन्हित स्पॉट को मिट्टी और बोल्डर से भरा जा रहा है। यहाँ पर इस गड्ढे में पिछले विगत 3 सालों से लगातार 3 बार ट्रेजरी हो चुकी है। इस बार भी आपको संज्ञान में होगा ही कि अभी एक हफ्ते पहले श्यामपुर बल्ला फार्म का एक अंकित नाम का लड़का वो भी इसी गड्ढे में डूब के मर गया था। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए वन विभाग व पुलिस प्रशासन दोनों द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है कि इस गड्ढे को वापस भरा जा रहा है। जबकि यहीं पर पीडब्ल्यूडी विभाग का भी फर्ज बनता है कि उनका जो पुल है, पुल की एक अप्रोच टूटी हुई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसकी सूत नहीं ली अभी तक। शायद है कि इसमें जब से पुल बना है तब से कभी विभाग ने इसकी तरफ देखा हो। आप सामने देख रहे हैं पूरा नीचे से अप्रोच इसकी बह चुकी है। दिनेशपुर के उदयनगर गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा छात्राओं तथा भोजन माता के साथ अश्लीलता करने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीण भारी संख्या में स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। उधर प्रधानाचार्य राम प्रकाश गंगवार भी मौके से फरार हो गया। इस दौरान भोजन माता ने कहा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ एकांत कमरे में आज दिन पानी मनाया जाता है। भजन माता के साथ प्रधानाचार्य के द्वारा छिड़कानी की जाती है। आज इस विद्यालय के बारे में मुझे भी जानकारी हुई कि शिक्षक द्वारा कुछ बच्चियों के साथ और गांव के कुछ और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। तो आकर के बच्चों से बात की है, भोजन माताओं से बात की है। प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक द्वारा गलत बर्ताव किया गया है, अभद्रता की गई है। उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस भी आई थी, उनने भी इस चीज़ को जांचा है, परखा है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस बार में निश्चित तौर पर जो भी उचित पड़ेगा वो कार्रवाई की जाएगी। ये हमें 112 के माध्यम से और पब्लिक के माध्यम से सूचना मिली थी कि उदयनगर प्राइमरी स्कूल में वहाँ के टीचर द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो इस घटना पर हम मौके में पहुँचे हैं। मौके में गाँव के लोग भी हैं, हमने बच्चों से भी बात की है और जो स्कूलों में मौजूद टीचर हैं उनसे बात करी है। जिन पे आरोप लगाया जा रहा है वो भी मौके में मौजूद भी हैं। घटना की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद जैसी सूरत होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से है। दोपहर में चार्टन लॉज में क्षेत्र के एक मकान भूस्खलन की चपेट में आने से 2 मंजिला भवन ताश के पत्ते की तरह ढह गया। 2 मंजिला भवन गिरने से नीचे के घर भी दब गए। गनीमत ये रही कि हादसा दोपहर में हुआ। भूस्खलन क्षेत्र में खतरे को देखते हुए मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। अगर हादसा रात के समय होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भूस्खलन क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा के मद्देनजर भूस्खलन की जद में आए आधे दर्जन से अधिक भवनों को खाली करा दिया। देखिए, जो ये पहाड़ी है लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 70 डिग्री के करीब इसमें इसका ग्रेडियंट है और इसमें कुछ मकान इसमें हैं। और कल विगत दिनों से काफ़ी बरसात भी हो रही थी और कल भी रात को बरसात हुई है। उसके पश्चात से आज सुबह 8:30 बजे के संज्ञान में आया कि मकान कुछ खतरे की जद में आ गए हैं। हमारी रेवेन्यू टीम यहाँ मौके पर पहुँची, सुबह देखा तो ये मकान खतरे की जद में थे और लगभग आधे 1 घंटे पहले करीब वो मकान भी, इसमें से एक मकान नीचे गिर गया है और एक मकान लटक गया है। हमें नीचे जो उसके मकान है सारे खाली करा दिए गए हैं। अभी एहतियातन SDR भी बुला ली गई है और इसमें हमारे साथ टेक्निकल भी डिपार्टमेंट के साथ में ही है। हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको कैसे बचाया जा सके। अब पुलिस को भी लगा दिया गया है, SDR भी आ गई, सभी लोग आ गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले कि लोग बच सकें यहाँ पर से, क्योंकि मकान जो ग्रेडेंट काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। संभवतः और नीचे जो पानी का रिसाव हो रहा है ये सब रीजन से हो सकते हैं इसके।
हरिद्वार में खुद को जिलाधिकारी बताकर युवक ने एक युवती को लोक निर्माण विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ठगी करने वाले युवक के पिता ने 3 दिन पहले ही जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक चेतना अरोड़ा निवासी गली नंबर 2 खन्ना नगर ने शिकायत देकर बताया था कि उसने BSc कर रखी है, नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी बीच निहार कर्णमाल निवासी गली नंबर 2 खन्ना नगर उसे मिला। उत्तराखंड सरकार की नेम प्लेट लगाए हुए कार लेकर उसके पास आया, खुद को डीएम बताया और लोक निर्माण विभाग में निरीक्षण अधिकारी के पद पर नौकरी दिलाने की बात कही। इसके एवज में 65 लाख की डिमांड की। शुरू में 1.5 लाख की रकम उसकी मां नीलम अरोड़ा से ले भी ली। कालापुर कोतवाली में इस संबंध में चेतना अरोड़ा द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा उसको नौकरी लगाने के बहाने उनसे पैसे ठगे गए थे। करीब 70 लाख रुपए के आसपास उससे रजिस्ट्री करा ली गई थी। इस संबंध में पुलिस ने तुरंत मामला संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है 420 500 500 में, और उसमें जो भी संबंधित है उनकी अरेस्टिंग की गई है और जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो है 4 संभालते ही आपने जो है कुछ जो 4 से 20 की जो ठगी रियल एस्टेट के क्षेत्र में कर रहे थे, उन पर जो है बड़ी कार्रवाई। कुछ और लोगों की मांग है कि ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो इस तरह के काम करने। बिल्कुल, ये हम ऑलरेडी इस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, जो इस तरीके से लोगों का पैसा लेके उनका बेवकूफ़ बना के इस आगे की उनका पैसा हड़प रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग आगे पूरे डोजियर के साथ आगे कार्रवाई भी करें। और यहाँ रुके एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन किए जाने और इस वजह से उत्पन्न स्थिति को लेकर कल की पीठाधीश्वर और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि कनाडा सरकार की नीयत ठीक नहीं है और भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ समर्थन करने वाले देश से भारत को संबंध तोड़ लेने चाहिए और कनाडा सरकार को सख्त शब्दों में संदेश दे देना चाहिए। देखिए, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई बोलता है और उस संगठन को कोई देश समर्थन करता है तो भारत को उस देश से अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। कनाडा की जो सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं है। खालिस्तान समर्थक संगठनों को सपोर्ट कनाडा अगर करेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो ठीक रह पाएंगे। इसलिए भारत सरकार को, कनाडा की सरकार को सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के हाई स्कूल टॉपरों का भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। 90 से अधिक विधानसभा हाई स्कूल टॉपर कीर्तिनगर से देहरादून के लिए रवाना हुए। इनमें देवप्रयाग विधानसभा के सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों ने हाई स्कूल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। कीर्तिनगर ब्लॉक से छात्रों का जत्था देहरादून के लिए रवाना किया गया। इस दौरान विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। हमें पहली बार बाहर जाने का मौका मिल रहा है और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी उत्साह हो रहा है कि हम भी अपने जीवन में कुछ करें। कहाँ से आप? क्या नाम है? याशिका। कविता मैं बनाती रहती हूँ और मतलब हर एक चीज से मैंने बहुत प्रेरित हुई हूँ, इस वजह से मैंने उनके लिए कविता बनाई और जो पूरा भारत भ्रमण था उस पर पूरी कविता बनाई और ताकि मैं अपने पूरे भारत भ्रमण को एक शॉर्ट में दे सकूँ, प्रस्तुत कर सकूँ। वहाँ उत्तराखंड अभी पिछड़ा हुआ, मतलब बहुत इतना ज्यादा भी नहीं, पर यूपी उत्तराखंड के मुकाबले ज्यादा शिक्षित भी ज्यादा है
और वहाँ विकास बहुत तेजी से है। देखिए, निश्चित तौर पर ये भारत दर्शन जो कार्यक्रम है, ये मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिस तरीके से अपने विधानसभा के नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं और जिस तरीके से चेहरे में खुशी ला सकूं, ये 7 या 10 दिन का भ्रमण कार्यक्रम मेरा आयोजित होता है। निश्चित तौर से बच्चों को मैं दिल्ली प्रदेश में इस बार लेकर जा रहा हूँ, तो कुछ न कुछ बच्चे आए कि उनको हम दिल्ली दिखाने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी जो है राष्ट्रीय ध्वज को दिखाने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाने का काम कर रहे हैं और कल या आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। हम निश्चित तौर पर एक बहुत खुशी का पल। खबर कालाढूंगी से है, जहां विधानसभा अंतर्गत तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के बरहनी रेंज में वन विभाग की गश्ती टीम की सक्रियता से तस्करों द्वारा काटे गए सागौन के 2 वृक्षों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं देर रात पैदल गश्त के दौरान टीम के लोगों को कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ। गश्ती टीम के कर्मियों ने तुरंत मोबाइल टीम को सूचित किया। मोबाइल टीम के पहुंचने का आभास होते ही तस्कर वहां से अपना वाहन लेकर भाग खड़े हुए। टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। घटनास्थल पर पहुंचकर सागौन के कटे 2 वृक्ष बरामद किए गए। की गश्त रात भर चलते रहती है, तो हमारी कुछ लोग पैदल गश्त वाले थे जिनको नया गांव से थोड़ा आगे बौर कमोला कंपार्ट नंबर 15 के क्षेत्र में कुछ आभास हुआ था, तो उन्होंने मोबाइल टीम को भी बुलाया। मोबाइल टीम के पहुंचने की खबर उन लोगों को भी शायद हो गई थी, तो वो लोग जो है अपनी पिकअप वहां से जंगल के अंदर से एक गाड़ी निकाल के भागे और हमारी टीम ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो तो नहीं मिले। रात के अंधेरे में खोजबीन की गई, उस समय ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह जब लीक के आधार पर अंदर गए तो वहाँ पे 2 पेड़ सागौन के कटे हुए थे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते हैं न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।